नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। घटना के बाद गांव में मातमी माहौल। उठनी दुष्कर्म कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। सिर्फ 120 दिनों के अंदर ही आरोपी रोहित सहनी को अदालत ने सुनाया उम्र कैद की सजा। और 7 माह में पकड़े गए थे बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ। गृह मंत्रालय की निगरानी में किया गया नष्ट। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। मुरौल प्रखंड के दिदौल बैगन चौक के पास बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने गए 6 में से 3 बच्चे तेज धारा में बह गए। वहीं स्थानीय गोताखोरों के द्वारा एक किशोर की शव नदी से निकाली गई है। वहीं 2 की तलाश जारी है। घटना मुरौल प्रखंड के बैगन चौक दिदौल घाट की है। नदी में डूबे किशोरों की पहचान मोहनपुर के रहने वाले 15 वर्षीय मोहम्मद फैजान, मोहम्मद चांद, मोहम्मद कलीम के रूप में हुई है, जिसमें मोहम्मद फैजान की शव मिल चुकी है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहनपुर गांव के एक ही मोहल्ले के 5 से 6 किशोर बूढ़ी गंडक नदी के दिदौल घाट पर नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान 3 किशोर डूबने लगे, जिसकी सूचना अन्य बच्चों ने लोगों को दी। इसके बाद लोगों की तलाश में जुट गए। इसके बाद लोग बच्चों की तलाश में जुट गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय सकरा थाना की पुलिस पहुंचे। वहीं एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया गया। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना क्या है, सवेरे लोग नहाने के लिए 6 लड़के आए थे साथ में लोग, और नहाने के क्रम में लोग 3 को मतलब कि डूब गए। बाकी इधर जो लड़का जो बचा और हल्ला करते हुए गया कि डूब गया डूब गया डूब गया। तो हम गाँव में वही हल्ला हुआ, सूचना दिया सबको। हम लोग आए दौड़ के देखे तो एक तो निकला है बॉडी यहाँ से। लाश मिली है या जिंदा निकला? नहीं, लाश ही मिला, डेथ की। क्या नाम है जो मरा है उसका पिताजी का नाम पता है, चांद होगा ना, चांद नाम। चांद और कलीम जो है वो अभी डूबा हुआ। हाँ, डूबा हुआ अभी मिला नहीं। एक फैजान नाम का लड़का था। क्या पिताजी का नाम है उसका मकसूद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुर। इस सभी बच्चों का एज क्या होगा? 13, 14, 15 बस यही के सब टीनेज? हाँ, सब टीनेज का। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक को जगह कौन सा है? ये जगह है दिदौल घाट बोलते हैं। दिदौल जी। सर जो 3-4 लड़का मिलके वो लोग, पता ना, हमको कुछ पता नहीं। एक तो मेरा बहू जो है से हॉस्पिटल में भर्ती है, टंगड़ी टूट गया है। एक घर में भर्ती है, और ये कहाँ छुट्टी छाट्टी कहूँ नहीं, स्कूल नहीं, या क्या हम उसको समझाया जब कहूँ नहीं जाना, छुट्टी छाट्टी है तुम गाँव में रहना। हम चले गए पिल के साथ, सुने यही खबर सुनकर। और हम डूबा है वो आपका कौन है? होता है। क्या नाम है उसका? कलीम अंसारी। कितना उम्र होगा? 15 साल। 15 साल जी। क्या नहाने आया था सर? वो नहाने के लिए कपड़ा हुआ बिगल है सर। नहाने आया था? जी। कितना लड़का आया था सर? 3-4 लड़के था। 4 लड़के था। सब आसपास का ही है? सब आस-पास का है। कितना डूबा हुआ है इसमें अभी? अभी तो एक तो देखे हैं, एक ठुक देखे हैं, और तो हमको नजर नहीं पड़ा है। सकरा थाना अंतर्गत गंडक नदी के किनारे दिदौल घाट के नजदीक एक दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद घटना हुई है। 13, 14, 15 साल के लड़के थे 3, जिसमें से तीनों बच्चों में से एक का डेड बॉडी निकाला जा चुका है और गोताखोर को बुलाया गया है, और 2 बच्चों की लाश हम लोग निकालने के लिए प्रयासरत हैं। सभी लोकल बच्चे हैं। का नाम चांद, एक का कलीम, और जिस बच्चे का फैजान नाम के बच्चे का डेड बॉडी मिल चुका है। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।
और बाकी दोनों डेड बॉडी को भी ढूंढवाने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी तक एसडीआरएफ टीम आ रही है, दूसरे जगह चले गए थे लोग, उनको सूचना हो गई है, तत्काल गोताखोर लोगों को बुलाया गया है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के चिकित्सक और वहां के सुरक्षा गार्ड पर एक गंभीर आरोप लगा है, जहां एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान मृत नवजात के बाहर आते ही परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घंटों चले हंगामा की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल महंत मनियारी के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम हुसैन अपनी गर्भवती पत्नी तरुणम खातून को प्रसव करवाने के लिए सोमवार की रात सदर अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार की सुबह तरुणम खातून ने प्रसव के दौरान मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच अस्पताल के कर्मी और निजी सिक्योरिटी गार्ड ने मृत नवजात के पिता की पिटाई कर दी, जिससे परिजन काफी आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। मृत नवजात के पिता मोहम्मद सद्दाम हुसैन और उनके करीबी रिश्तेदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई है। सोमवार की रात तरुणम खातून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने गर्भवती महिला का इलाज भी किया। रात भर गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन किसी ने उसका प्रसव नहीं कराया। सुबह प्रसव के दौरान गर्भवती महिला ने मृत नवजात को जन्म दिया। नवजात के मृत होने की बात चिकित्सक और कर्मी से की गई। चिकित्सा और कर्मी उलझ गए। नवजात ने गंदा खा लिया, जिसके कारण मौत हो गई। आई यहाँ पुर्जा कटाएगा तब जो हुआ चाहिए तो बीपी चेक कराइए तो ये कराइए। आई पुर्जा कटाएगा तब बिहान होके अगर डॉक्टर रुक जाएगा तो दवाई नहीं देगा, वो दवाई नहीं देता है। वो पुर्जा पड़ की फिर पुर्जा कटाइए तो दवाई देंगे। बच्चा कितना बजे हुआ था? सवेरे हुआ है 6 बजे। आए थे कब यहाँ? रात आए हैं 11 बजे। अब क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए और जो सिस्टर है रात वाला उसको नौकरी चाहिए। आप कौन हुए? बच्चा के कौन हुई? हम मैं दाई है। बजे रात क्या है, कोई मैडम चाहे कोई सर नहीं देखा है, बच्चा के जान से मार दिया गया हुआ है। और कहने के बाद गार्ड हाथ उठाया और सिस्टर के बोले तो सिस्टर बोल रहा है कि क्या कर लेगा तुम, आए कोई कुछ नहीं कर लेगा हमको, बोल रहा है सिस्टर लोग। बच्चा को यही डिलीवरी यही हुआ था क्या? जी डिलीवरी यहीं हुआ है। कब हुआ है? अभी आती सुबह हुआ है, मतलब 10 बजे रात को लाया है तो सुबह 7 बजे देखा है। अच्छा, हाँ तो फिर अभी क्या हुआ है? अभी बोले आती आवाज़ उठाए तो गार्ड है, नाइट गार्ड से हमको मारा है। बच्चे का क्या स्थिति है? बच्चा मर गया, बच्चा खत्म है। क्या लग रहा है? हाँ मैंने कि क्या इस सब आती डॉक्टर के कमजोरी है, लापरवाही है डॉक्टर के, और कुछ नहीं है। मैंने कल रात में भर्ती कराए थे? जी भर्ती भी नहीं लिया, बाहर आती देख के और बाहर छोड़ दिया है कि बाहर बैठो, जब होगा तब आना अंदर। अच्छा, काले आती पेशेंट है से दर्द से मर रहा है, और कहने के बाद गार्ड और आती सिस्टर है से बोलता है क्या कर लेगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा हमको। डिलीवरी कितना बजे हुआ है? डिलीवरी 6 बजे 6:30 बजे सुबह हुआ है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बच्चे मरा हुआ है। अपना व्यवस्था बोलना चाहिए, क्या बोला है? क्या चाहते जो अति जिससे सिस्टर है रात में उसको नौकरी से हटाना चाहिए। बदतमीजी भी किया गया? बदतमीजी भी किया गया सर, क्या किया गया? हाथ उठाया गया हुआ, कौन उठाया? गार्ड उठाया था, और वो अंदर बोले थे तो सिस्टर है जो वो बोल रहा है कि तुम हम लोग के कुछ नहीं कर सकता है। मुजफ्फरपुर के चर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने 120 दिनों में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी रोहित सहनी को पिछले दिनों ही दोषी करार दिया था और आज रोहित सहनी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 1 लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया गया है। बता दें कि कुडन्नी थाना क्षेत्र में दलित परिवार की 5वीं कक्षा के छात्र से आरोपी रोहित ने दुष्कर्म कर गला रेत कर हत्या कर दिया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह और 35 साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। फैसले के बाद पीड़िता की मां ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कानून विशेषज्ञों के अनुसार
आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी जीवन भर जेल में रहेगा, लेकिन मृत्युदंड की मांग को लेकर परिजनों के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा हुआ है। कि उसको फांसी चाहिए, हम सजा के नहीं मानेंगे, उसको फांसी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार अपराधी फैला रहा है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली, जिससे आजीवन कारावास की सजा मिली, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी। आरोपी को फांसी की सजा हो। जी, उसको फांसी चाहिए। फिर इसको लेकर के आगे आप लोग दूसरे कोर्ट का रुख करेंगे? हाई कोर्ट? जी करेंगे, हाई कोर्ट का रुख? हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ भी केस लड़ेंगे, लेकिन इसको फांसी मिलना चाहिए। फिलहाल जो सजा आरोपी को दिया गया उससे संतुष्ट है? नहीं, हमको संतोष नहीं। इसमें है सो 10 बरस बच्ची के साथ है सो एक्यूज्ड है सो विभत्स तरीका से है सो उसके साथ रेप किया और उसके बाद गला काट दिया, पेट है सो चीर दिया और सीना चीर के है सो झाड़ी में फेंक दिया। किसी तरह है सो बच्ची बरामद हुई। उसके बाद है सो उसके इलाज के दौरान है सो PMCH में उसकी मृत्यु हुई 6 दिन के बाद। है सो इस केस में है सो कुल है सो 15 गवाहों का परीक्षण हुआ और है सो इसमें सबसे बड़ी बात है कि DNA टेस्ट है सो मैच किया। विशेष तो आप लोग के सामने आरोपी को क्या सजा मिली? लाइफ टाइम। क्या जुर्माना वगैरह भी लगाया? 1-1 लाख रुपया। 1-1 लाख हाँ, जुर्माना? 65(2) में लाइफ टाइम और 1 लाख। 103 में जो कि है सो IPC की धारा 302 है, उसमें भी लाइफ टाइम और है सो 1 लाख रुपया और पॉक्सो 6 में लाइफ टाइम और 1 लाख। बिहार में NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों के निस्तारण के लिए पुलिस ने करीब 1413 किलो मादक पदार्थ के जखीरे को जलाकर नष्ट किया है। बता दें कि बिहार में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान विभिन्न जिलों से जब्त किए हुए मादक पदार्थों का निस्तारण की प्रक्रिया सोमवार दिन को पूरी की गई है और यहाँ पर मंगलवार को NCB के जोनल डॉक्टरेट अभिषेक ने बताया कि गृह मंत्रालय के द्वारा पखवाड़ा चलाकर इसको पकड़ा गया था। करीब 18 कुंटल बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, अफीम और CBSC को एकत्र कर कार्रवाई की गई। बरामद किए गए मादक पदार्थों का मुजफ्फरपुर के बेला फेज 2 स्थित मेडिकेयर सेंटर में निस्तारण किया गया और बताया कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसके लिए हमने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अफीम और मार्फीन से जुड़े 3 केस गाजीपुर फैक्ट्री में सुरक्षित जमा किए जाएंगे ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जांच और अन्य प्रक्रिया की जा सके। ये जो ड्रग्स डिस्पोजल का पखवाड़ा चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा, इसी के तहत आज बिहार में जो NCB का रीजनल कार्यालय है वहाँ का जो केसेस दर्ज हुए हैं उसके बरामदगी जो गांजा अफीम आदि जो है उसका विनष्टीकरण का यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है। और चूँकि गृह मंत्रालय के द्वारा जो पखवाड़ा चल रहा है इसके तहत हमारे बिहार के भी सभी ज़िला में जो भी गांजाएँ बरामदगी हुई है और जो भी नारकोटिक्स आइटम्स हैं उन सभी का विनष्टीकरण जिला स्तर से भी किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है जिसका उद्घाटन 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया था, जिस पूरे पखवाड़े में जितने भी देश के अलग अलग राज्य हैं उनमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जितने जोन हैं वो और राज्य की पुलिस इकाइयाँ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उन्होंने जितने भी ड्रग्स के सीजर किए थे पिछले विगत कुछ महीनों में उन सब का एक अभियान चला करके विनष्टीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर के बेला में की औद्योगिक इकाई में बिहार में जितने ड्रग्स जब्त किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पटना जोनल यूनिट द्वारा उसका हम लोग आज यहाँ विनष्टीकरण कार्यक्रम कर रहे हैं। इस विनष्टीकरण कार्यक्रम में हम लोगों ने कुल 12 केसेस का में जो जब्ती है उसको लिया है।
12 केसेस में 9 केसेस जो हैं उनके में गांजा, चरस और कोडीन बेस्ड कप सिरप जो है कुल 1413 किलो, उसका विनष्टीकरण अभी इस औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 9 किलो अफीम और आधा किलो मॉर्फिन जिसकी जब्ती 3 केसों में की गई है, उसको राजकीय अफीम फैक्ट्री गाज़ीपुर में जमा कराया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 केसेस का जो विनष्टीकरण है, डिस्पोजल है, आज यहाँ किया जा रहा है। और इसके माध्यम से भारत सरकार की जो और माननीय गृह मंत्रालय की जो पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स के संदर्भ में कोई टॉलरेंस नहीं होगा, उसका एक व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज का ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से सभी को इस सूचित करने के लिए एक प्रयास है। विनष्टीकरण में किस तरह की सावधानी यहाँ बरती जाती है? देखिए, विनष्टीकरण में सबसे मुख्य बात ये है कि चूँकि ये मादक पदार्थ जो है ये खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जितने भी मानक हैं, स्वास्थ्य संबंधी मानक हैं, इनके विनष्टीकरण में उनका पालन किया जाता है। और कुछ चुनी हुई औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके पास बिहार में सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं में से एक इकाई में आज यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर के व्यवसायियों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, नगर निगम बोर्ड के फैसले के विपरीत ट्रेड लाइसेंस का विलंब शुल्क लिया जा रहा है। संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में प्रतिदिन 5 रुपए के वृद्धि के नगर निगम बोर्ड के फैसले का भी आज तक अनुपालन नहीं हुआ। इन आरोपों के साथ वार्ड 20 के पार्षद संजय कुमार केजरीवाल मंगलवार से नगर निगम कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान कई पार्षद ने समर्थन देते हुए अनशन में शामिल हुए। अनशनकारी पार्षद संजय कुमार केजरीवाल ने कहा कि जनहित के 2 मुद्दों को लेकर जो हजारों व्यवसायियों और हजारों कर्मचारियों के मुद्दों पर हम बैठे हैं, देखते हैं कब तक वार्ता होती है। जब तक सार्थक पहल नहीं निकलती है, तब तक अनशन समाप्त नहीं करेंगे। 11/5/2023 को मुजफ्फरपुर नगर निगम स्टैंडिंग के द्वारा एक काला कानून पास हुआ, व्यापार अनुज्ञप्ति अधिनियम विनियम संशोधन 2023। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, हस्तक कानून के तहत चलती है, नगर निगम नियमावली के तहत चलती है। नगर निगम नियमावली यह कहती है कि कोई भी विनियम स्थानीय नगर निकाय को लागू करने का अधिकार ही नहीं है। कैसे लागू होगा? धारा 423 यह कहती है कि कोई भी विनियम राज्य मंत्री परिषद के अनुमोदन उपरांत शासकीय गजट प्रकाशित होने के बाद स्थानीय नगर निकायों में लागू किया जा सकता है। यहाँ की स्टैंडिंग से पास सीधे व्यवसायियों पे विलम्ब शुल्क ट्रेड लाइसेंस में थोप दिया गया। 2023-24 में मैंने लड़ के उसको निरस्त कराया, लेकिन तब तक सैकड़ों व्यवसायियों से विलम्ब शुल्क ले लिया गया। फिर 24-25 में हमने जब तक उसको निरस्त कराया तब तक फिर सैकड़ों व्यवसायियों से ले लिया गया। इस साल 25-26 में 10 जनवरी 2025 को, 19/4/2025 को रिमाइंडर और फिर 19/5 को रिमाइंडर, मैंने तीनों पत्र निगम प्रशासन को दिया कि ये कानून ही गलत ढंग से पास है, इसको लागू नहीं किया जाए। फिर 1 जुलाई से लेना शुरू कर दिया गया। क्या बचता है फिर हम लोगों के पास, सिवाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने के अलावा तो कोई उपाय नहीं है। अब हम लोकतंत्र भारत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान कहता है कि भारत में 3 सदन हैं, कानून बनाने के, कानून को निरस्त करने के और कानून को संशोधन करने के। एक लोकसभा देश स्तर पर, राज्यों में विधानसभा, नगर निकायों में निगम। अब 20 जनवरी 2025 को महापौर के द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 यह लाया गया कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनका पारिश्रमिक वृद्धि करने पर विचार। किसी ने कहा 635, किसी ने कुछ कहा, लेकिन महापौर महोदया ने कहा कि 50 रुपया बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। सर्वसम्मति से सहमति दे दी गई। आप जानते हैं कि बोर्ड की पिछली बैठक का संपुष्टि अगली बैठक में होता है। 1 मार्च को अगली बैठक में उसकी संपुष्टि भी हो गई। उस संपुष्टि में मैंने यहाँ तक कहा कि महापौर महोदया, सिवान नगर परिषद है, मुजफ्फरपुर नगर निगम से छोटा,
और वहाँ की नगर परिषद 18,000 रुपया दे रही है अपने स्वच्छता कर्मियों को, मतलब 634 रुपया होता है। तो हमारे मित्र वार्ड पार्षद अजय ओझा जी 27 के वो बोले क्या कि अच्छा 634 की जगह महापौर महोदया 635 कर दीजिए। ठीक है। बी राजेंद्र साहब सरकार के प्रधान सचिव, वो 2/7/2024 को सभी विभागों में पत्र लिखते हैं कि भाई जो ड्राइवर है उसका 25,000 रुपया, जो मैट्रिक से ऊपर वाला परिचायी है उसको जो है 22,000 रुपया, जो नॉन मैट्रिक परिचायी है उसका 20,000 रुपया, नॉन मैट्रिक परिचायी 20,000 रुपया। हम तो 18,000 रुपया मांग कर रहे थे, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, 18,000 को छोड़ दीजिए, 519 रुपया उन लोग को मिल रहा है। 50 रुपया जो महापौर ने कहा चलिए उसी को मान लेते हैं। 9 महीना लग जाएगा निगम बोर्ड के फैसले के अनुपालन में। सो बताइए हमको। अब सूत्र के द्वारा ये पता चल रहा है कि पटना नगर विकास विभाग ने कमेटी गठित की है, उस कमेटी में संघ के महासचिव भी हैं, महामंत्री भी हैं, वो लोग सोच रहे हैं 22-24 हज़ार रुपया करने का। भाई स्वागत है, हमारे स्वच्छता कर्मी का 50,000 रुपया वो कमेटी कर दे, लेकिन जनवरी में जो हमने निर्णय लिया वो तो दे दीजिए भैया मेरे, ही 9 महीने का, और 10वां महीना में 50,000 हो तो 50,000 से दीजिएगा। उस बढ़ोतरी के मतलब बाबा मरियन तब बैल बिकई है। हम उस आशा में कि वो फल टूटेगा तो हम पकड़ेंगे, तब तक हम भोजन नहीं करें, भूखे मर जाएं। ये विडंबना है कि जिस निगम बोर्ड में हम लोग सम्मानित सदस्य होने का गौरव प्राप्त करते हैं जनता के आशीर्वाद से, और सोचते हैं कि वहाँ निर्णय लेंगे, लेकिन हमारे निर्णय लेने का भी कोई वैल्यू नहीं है। इन्हीं 2 मांगों पे, जनहित के मुद्दे पे हजारों व्यवसायियों का मुद्दा है और हजारों कर्मचारियों का मुद्दा है। जब तक इस पर सार्थक नहीं, नियमानुकूल जो डिमांड हमारी है कि विलम्ब शुल्क निरस्त करो तो निरस्त करो, स्वच्छता कर्मियों का 50 रुपया बढ़ोतरी करना होगा तो करना होगा। सोमवार से शारदीय नवरात्रा की कलश स्थापन के साथ शुरुआत हो गई है। शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर विभिन्न स्वरूपों में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर कल्याणी परिषद दुर्गा पूजा समिति का इस बार 53वां दुर्गा पूजा समारोह होगा। इस वर्ष यहाँ के पंडाल का मुख्य द्वार आपके बंगाल में मौजूदगी का अनुभूति कराएगा। मुख्य द्वार पर बंगाल की कला और लोक संस्कृति की झलक दिखेगी। वहाँ की कलाकृतियां मनमोहक होगी। बंगाल के कलाकार पंडाल तैयार करने में जुटे हुए हैं। 51 फीट ऊंचे मुख्य द्वार में प्रवेश के बाद पंडाल के अंदर भव्य पुष्प महल में 15 फीट ऊंची महिषासुर का वध करती मां दुर्गा दिखाई देगी। उसके साथ 9 फीट ऊंची माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक जी विराजमान रहेंगे। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि कल्याणी चौक पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर आते हैं। स्थानीय राकेश कुमार घोष ने नेतृत्व में बंगाल के 30 कारीगर पूजा पंडाल तैयार करने में जुटे हैं। वहीं कल्याणी के राजा कुमार रंग बिरंगी रोशनी से पंडाल को सजाएंगे। कल्याणी, मोतीझील, जवाहरलाल रोड, केदारनाथ रोड, छोटे कल्याणी रोड और हरिसभा तक सजाया जाएगा। साथ ही बताया कि सुरक्षा को देखते हुए पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। साथ ही जो भी वॉलंटियर है वह हॉकी टॉकी से लैस रहेगा। पूजा के मुख्य पुजारी गुणानंद झान के नेतृत्व में 5-5 पुरोहित नवरात्रा पूजा करेंगे। पूजा के मुख्य यजमान के रूप में अधिवक्ता विजय कुमार व सुजीत कुमार होंगे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि माता को सप्तमी के दिन मूंग दाल का हलवा, अष्टमी को शाही खीर, नवमी को मिश्रित खिचड़ी, दशमी को मुढ़ी बतासा एवं फल का भोग लगाया जाएगा। जय माता दी। इस बार कल्याणी चौक पे बंगाल के कारीगरों द्वारा बंगला डिजाइन से एकदम गेट का मोटिव बनाया जा रहा है। पूरा कोलकाता स्टाइल में गेट बना जा रहा है और माता का जो मंडप है उसमें पुष्प महल बन रहा है और बहुत अच्छा दर्शकों को दिखाया जाएगा। इस बार सारा बंगाली कारीगर के द्वारा और भी जगह से कारीगर आया गया है, उस सब के द्वारा बनाया जा रहा है। मूर्ति की बात करें तो यहाँ पे माता के अलावा कौन-कौन मूर्ति बैठेंगे, मूर्ति का कितना फिट करेगा? लक्ष्मी और कार्तिक भगवान और सरस्वती माता भी रहते हैं। साथ में माता का वध करता राक्षस का प्रतिमा बैठता है और
महासप्तमी का प्रसाद, आप बताइए प्रसाद के बारे में। पे आइएगा तो हमारे परिषद में मूंग दाल का हलवा, अष्टमी के प्रसाद के तौर पे आइएगा तो खीर, शाही खीर, और नवी के प्रसाद के तौर पे आइएगा तो आपको खिचड़ी, जो मिक्स खिचड़ी आता है वो चढ़ता है हमारे यहाँ। विगत 52 वर्षों से हमारे परिषद में जो है सो माता का पूजा किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पंडाल निर्माता ने बताया, इस बार बहुत ही भव्य तरीके से बंगाली कल्चर को दर्शाया जा रहा है हमारे मेन गेट पे। और अंदर जो है सो आपको पुष्प लोक एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे विगत 4 वर्षों से आपको अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्था रहेगा? सुरक्षा के तौर पे अगर आप आते हैं तो वॉकी टॉकी से हमारे वॉलंटियर लैस रहेंगे। हमारे संस्था में लगभग 300 के करीब वॉलंटियर्स हैं और सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध रहेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। शहर की समस्याओं और जनता की गुहार पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने पताही चौक स्थित पताही मिडिल स्कूल कैंपस में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने इस विधानसभा में डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे ही उम्मीदवार की जरूरत शहर के लिए बताई, जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। मुझे लग रहा है शायद ये आखिरी चाय पे चर्चा हो, क्योंकि कल हमारे पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है, जहां बुलाया गया सब लोगों को। 24 तारीख है कल। तो उसके बाद हमारी दीदी प्रियंका गांधी मैडम आ रही हैं हमारे बगल के शहर में, तो हम लोग सब लोग उसी तैयारी में जुटेंगे। और आचार संहिता भी अब जल्द ही लागू होने वाला है, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहा, क्योंकि ये 1.5-2 सालों का ये सफ़र है। जो चाय पे चर्चा जो शुरुआत मैंने की थी मारीपुर से, लैंडमार्क होटल से, तो आज पताही के इस मध्य विद्यालय में मुझे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लोगों का सपोर्ट, लोगों का कारवां धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद, हर जहाँ जिस एरिया में जा रहा हूँ आशीर्वाद मिल रहा है, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि सीटिंग विधायकों का टिकट नहीं काटेंगे। नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत नेशनल पार्टी है, वो काफ़ी चीज़ सोच समझ के वो डिसाइड करती है। अभी तो CWC होगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, फिर उसका डिसाइड किया जाएगा। मुझे कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर वासियों को आज? मुजफ्फरपुर वासियों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना विश्वास और सम्मान दिया है, मैं उसको रेसिप्रोकेट करूंगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अंतर्गत धर्मशाला रोड स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 26 सितंबर 2025 को गांधी मैदान मोतिहारी में प्रियंका गांधी की जनसभा में 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सुबह 10 बजे साहिबगंज में इकट्ठा होकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोतिहारी के लिए प्रस्थान करेंगे। बैठक में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, चंद्रिका सिंह, धनंजय साहू, मोहम्मद मुस्तकीम, कृष्णा शाह, सुरेश श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत तबोली, सुभाष भगत, वासुदेव राम, उमेश प्रसाद, सियाराम दास, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद वकील, फदार शाह, सुमित कुमार थे। आज प्रखंड कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक थी, और आज ये का बैठक का मकसद ये था कि 26 सितंबर को मोतिहारी गांधी मैदान में हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और उसमें चूँकि हम लोगों का सीमावर्ती क्षेत्र है मोतिहारी,
और मुजफ्फरपुर से के ज़िला के सब सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वहाँ हम लोगों की भागीदारी, कांग्रेस जनों की, आम जनता की, कांग्रेस समर्थक के, महागठबंधन समर्थक के जितने लोग हैं उनकी बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करनी है। आज साहिबगंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा बैठक, जो 26 तारीख है श्रीमती प्रियंका गांधी जी के मोतिहारी में कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ कांग्रेस के सभी सदस्यगण पहुँचे हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं और संगठन के सभी लोग आए हैं और इसकी तैयारी पर चर्चा हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोतिहारी जाने पर चर्चा हुई है और यहाँ से कम 4-5 बस से हम लोग मोतिहारी जाएंगे। मुजफ्फरपुर के सरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में महाराज अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश प्रसाद अग्रहरि ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा अग्रहरि समाज महाराज अग्रसेन की जयंती मना रही है। देश भर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देशवासी जयंती मना रहे, उन्हें याद कर रहे हैं। यह काफी खुशी की बात है। इनके जीवन के आदर्शों का आज भी सम्मान होता है। इस दौरान उपाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, जिला मंत्री बिट्टू गुप्ता समेत कई अग्रहरि परिवार के लोग ने अग्रसेन महाराज की जीवनी को साझा किया। जयंती मनाया जा रहा है। आज हम लोग अग्रहरि समाज की तरफ से मुजफ्फरपुर जिला में अग्रसेन महाराज की जयंती मना रहे हैं, जो 5149वां जयंती है। पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में अग्रसेन महाराज की जयंती को मनाया जाता है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उसी दिन से हमारे भारतवर्ष के सबसे ऑनेस्ट राजा थे ये। इनके राज्य में गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी। महाभारत काल के समय से ही अग्रसेन महाराज उस समय राजा थे। इनके राज्य में सब सुखी संपन्न हुआ करते थे लोग। उस समय रामराज की यह स्थापना हुई थी और इनके परिवार में इनका समरसता की और इनका सोच था कि मेरे राज्य में, मेरे देश में एक भी नागरिक गरीब न रहे, किसी के ऊपर अत्याचार न हो, सबों को एक समान, एक भाव से इन्होंने लेके चलने की कोशिश की है। आज हम लोग उनका वंशज हैं, इसलिए हम लोग अग्रसेन महाराज की आज जयंती मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में, बिहार में पूरे अग्रसेन समाज के जो भी वंशज हैं उनके सब लोग खुशी पूर्वक रहें, कि मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करें और एक दूसरे को समाज के लिए एक दूसरे को कोऑपरेशन कर सके। हमारा अग्रणी समाज बहुत ही अच्छा लिबरल समाज है। एक दूसरे को, ये हमारा समाज जो है कभी किसी को दुख देने वाला नहीं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक स्थित मनोकामना सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भक्ति और सांस्कृतिक माहौल से सराबोर कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन किया गया। आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए तो श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगे। समिति के अध्यक्ष अमरनाथ चौधरी ने बताया कि पिछले 29 वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रहा है। मोहल्ले वासियों के सहयोग से और हर वर्ष दुर्गा पूजा के प्रथम दिन भजन संध्या का आयोजन होता है और इस वर्ष भी हुआ है। खास करके कमरा मोहल्ला के कुछ मुस्लिम लोगों का भी सहयोग होता है। साथ ही बताया कि भजन संध्या में जो कलाकार आते हैं वो पूरी तरह निःशुल्क आते हैं। इसमें मुस्लिम कलाकार भी होते हैं। मौके पर सचिव विश्वनाथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष कृष्णा चौधरी सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य और मोहल्ले वासी मौजूद रहे। आप लोग लगता है महामाई के लाल नहीं है क्या? इधर तो सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। जो महामाई के लाल है वही, जो महामाई से बड़े हैं वो शेरोवाली का चोला, शेरोवाली का चोला,
जय माता दी। हर साल की भांति इस साल भी आज प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री का आगमन हुआ और पिछले 29 वर्षों से हम लोग निरंतर ये पूजा कर रहे हैं मोहल्ला वासियों के सहयोग से। और हर वर्ष प्रथम पूजा के दिन भजन संध्या का आयोजन होता है। इस वर्ष भी हुआ है। महिलाएं भी आई हुई हैं, हमारे जो अभिभावक लोग हैं, जो पहले पदाधिकारी रहे वो भी हैं, और अभी वर्तमान में जो है वो भी है, और आने वाले जो हैं कल के पदाधिकारी वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मोहल्ला वासी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ख़ास करके कमरा मोहल्ला से हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये भजन संध्या का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे मुस्लिम कलाकार लोग भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एकदम निःशुल्क, कोई पैसा वो नहीं डिमांड करते हैं। और पिछले 8 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। उसके पहले 2-4 साल गैप हुआ था। उसके पहले शुरू से जब से ये पूजा का स्थापना हो तब से भजन संध्या का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमारे पहले अभिभावक करते थे, अब हम लोग के सौजन से सारे हमारे जो अभी के कलाकार मतलब कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोग के सहयोग से ये संपन्न होता है। और माता रानी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये निरंतर चला आ रहा है। और हम भी यही चाहेंगे कि यह निरंतर चलता रहे। तमाम मोहल्ला वासियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेंग न्यूज़ का धन्यवाद, शहर वासियों का धन्यवाद। नवरात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को गिरिराज सिंह फैंस क्लब की भव्य संध्या आरती एवं फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संध्या में शहर के इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल में हुआ। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तजन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महापौर निर्मला साहू मौजूद रही। उन्होंने संध्या आरती में शामिल होकर देवी मां से प्रदेश और समाज की समृद्धि की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नवरात्रा केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, संयम और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने जिस श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, वह निश्चित ही समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का काम करेगा। वहीं क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि गिरिराज सिंह फैंस क्लब केवल राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना फैलाने का भी प्रयास करता है। नवरात्रि की शुरुआत हमने मां की संध्या आरती और फलहार वितरण से की है, ताकि श्रद्धालुओं को श्रद्धा और सेवा का अनुभव मिल सके। गिरिराज सिंह फैंस क्लब पिछले नवरात्रि से चालू किए हैं। आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी जी का पूजा हुआ है, आरती हुआ और सामूहिक फलाहार। फलाहार का उद्देश्य ये होता है कि जन जागरण, हम हिंदुओं के बीच में एक जन जागरण पैदा करना। टोपी पहनकर अगले धर्म को दिखाते कि हम आपके साथ हैं। तो जो आपके धर्म का नवरात्र है तो आप सार्वजनिक फलाहार क्यों नहीं करते? तो वैसे लोगों को जन जागृत करना कि जागो हिंदू जागो, नाम रूपी हिंदू मत बनो, सच सनातन बनो और जागो और नवरात्र। हर साल की भांति गिरिराज फैंस क्लब के तत्वाधान में हमारे मित्र देवांशु किशोर द्वारा फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये 10वां साल ये कार्यक्रम इनका चल रहा है और हम सभी लोग माता का जो जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग आते हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं और इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने का कामना दुर्गा माँ से करते हैं। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। इससे कम से कम एक जो भाईचारा का जो बोध होता है वो हो जाता है और साथ ही माँ का आशीर्वाद से यह विश्व पूरे शांतिमय रहे, इसके लिए हम लोग माँ दुर्गा से प्रार्थना। हर साल नवरात्रि के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर ज़िले में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जो आज दूसरा दिन था जो मुजफ्फरपुर इमली चट्टी में हुआ, कल तीसरा दिन है जो इमली चट्टी में तीसरी जगह होगा और यह लगातार 9 दिन तक चलेगा, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलेगा। हिंदुत्व को जगाने का उद्देश्य है। तथाकथित जो हिंदू हैं जब ईद में रोज़ा में इफ्तार करने आराम से टोपी लगा कर जाते हैं, वैसे हिंदुओं से मैं आग्रह है कि आकर नवरात्र के अवसर फलाहार कार्यक्रम में भाग लें, अपने हिंदुत्व होने का सर्टिफिकेट दें। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन नरसिंहपुर के तत्वाधान में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य भाव योर सेफ्टी जस्ट क्लिक अवे रिपोर्ट टू PVPI था।
इसका उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा और दवा के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना था। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें वाकाथान, नुक्कड़ नाटक, क्यूज, पोस्टर, ओरल प्रेजेंटेशन एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के सचिव राजीव कुमार ने किया एवं नेतृत्व सीईओ अक्षत सिंह ने किया। इस कड़ी में आज रोहुआ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए मरीजों की सुरक्षा एवं दवा के प्रतिकूल प्रभाव को दिखाया गया। इसके पूर्व नरसिंहपुर स्थित मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन परिसर से एक जागरूक रैली निकाली गई, जो रोहुआ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर से पहुंची। इसके पूर्व नरसिंहपुर स्थित मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो रोहुआ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में पहुंची। इस मौके पर बी फार्मा, डी फार्मा एवं एम फार्मा के छात्र छात्राएं हाथों में तख्ते लिए हुए थे, जिसमें लोगों की सुरक्षा एवं दवा के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित स्लोगन लिखे हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर तारिक फहीम ने की। कार्यक्रम में प्रोफेसर मोनी कुमारी, पूजा सिंह, निदा अंजार, श्रेयसी, राजीव कुमार एवं अभिषेक कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वॉकेथॉन अरेंज करवाया है। हमारे बच्चे इसमें लोगों को दवाइयों की सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव के हर गली गली में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि दवाई का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। हमारे बच्चे लोगों को ADR के बारे में मेनली बता रहे हैं। ADR होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब कोई भी दवा खाने के बाद लोगों में दुष्प्रभाव देखने को अगर मिलता है जो कि पहले से पता नहीं है, तो उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो लोगों को अगर उसके बारे में सही जानकारी होगी तभी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। मेनली हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के हमारे सारे बच्चों ने फार्माकोविजिलेंस वीक में पार्टिसिपेट किया, जो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ किया गया, जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, क्यूज कंपटीशन और नुक्कड़ नाटक के थ्रू गली और गांव के बच्चों और लोगों को जागरूक किया गया एडवर्स इफेक्ट के बारे में और कैसे रिपोर्ट करना है। इसको साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इसका सही इस्तेमाल, दवा का सही इस्तेमाल करना, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो रिपोर्ट करना, ताकि फार्माकोविजिलेंस ऑफ IPC जो है उसको ये करें। हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि फार्माकोविजिलेंस वीक में हमने पार्टिसिपेट किया नुक्कड़ नाटक में। बहुत अच्छा लगा बच्चों को जागरूक करके और उन्हें बता के कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, जब दवा नहीं समय पर लेने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमने ये सब बताया और जागरूक किया, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जाने लोग कि ये दवा का दुष्प्रभाव क्या होता है। स्लोगन्स स्ट्रीट पे और ऐसे कंपटीशन से जागरूक करते हैं कि योर सेफ्टी इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। हर पेशेंट को अवेयर रहना चाहिए अपने हेल्थ स्टेटस को लेकर, और ADR के बारे में अर्ली डिटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम लोग ने इस वीक में रिप्रेजेंट किया है। कि मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एक बेहतर पहल कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो एक्सपायरी दवाएँ हैं और जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके द्वारा कई प्रकार की जो दवाई दी जाती है, हम उसके अर्थ को भूल जाते हैं कि आखिर उसका दुष्परिणाम क्या है, और उसके कारण आज कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक पहल थी। इसके लिए मैं तारिक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहतर पहल की कि लोगों को जागरूक करें कि एक बेहतर डॉक्टर से, जो डिग्री धारक डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करें और उनके द्वारा जो दवा का प्रयोग किया, उनके द्वारा जो पर्चा लिखा जाता है या प्रिस्क्रिप्शन, उसके आधार पर करें। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या स्वास्थ्य के प्रति हो रही है, मैं ये बताना चाहता हूं कि 50% व्यक्ति ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गलत दवाओं का सेवन करके और वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसको बेहतर बचाना चाहिए। ये आपका DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन MCP द्वारा एक बेहतर पहल हुई है, और हम समझते हैं कि अभी रोहुआ पेठिया पर, हम यहाँ रोहुआ मध्य विद्यालय में हैं, और यह शिक्षा का प्रांगण, और यहाँ से जो बच्चों ने जितने चाव से सुना और जागरूक हुए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये बहुत बेहतर लगा। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तारिक जी के कि इस तरह की पहल बराबर हो और 2-4 और साल में जागरूकता हो, ताकि लोगों को, युवाओं को, जो नई पीढ़ी है उनको बेहतर रूप से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर। मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें